टू माय चैनल। आज हमने ज़ू 502 एनिमल फिजियोलॉजी एंड बिहेवियर की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन करनी है। इसको हम लोग अपने न्यू पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग इसकी प्रिपरेशन करेंगे। मतलब इसमें अब हमारे पास 3 मार्क्स का और 5 मार्क्स का ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। जो पहले 10 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन आता था वो इस दफ़ा एक्सक्लूड कर दिया गया, तो हम लोग उसको अटैम्प्ट नहीं करेंगे, उसको हम प्रिपेयर नहीं करेंगे। तो आपके जो हैंड आउट्स हैं वो फिजियोलॉजी एंड बिहेवियर 2 पोर्शन में डिवाइडेड है। अब ये है कि आपका जो टोटल सिलेबस है उसमें ऑलमोस्ट 150 प्लस टॉपिक बनते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा सिलेबस था। तो ये पॉसिबल नहीं था कि 5 आपको सिर्फ 5 मार्क्स के बताए जाते और 3 मार्क्स से 5 क्वेश्चंस बताए जाते और आपकी फाइनल टर्म की प्रिपरेशन हो जाती। तो इसलिए मैंने पास पेपर में से जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपको लॉन्ग में आए हुए हैं उसमें से कुछ टॉपिक्स लिए हैं और कुछ 5 मार्क्स के ही क्वेश्चन थे। तो इस तरह से ऑलमोस्ट 5 मार्क्स के आपके 12 क्वेश्चन बने हैं और 3 मार्क्स के आपके 8 क्वेश्चन बने हैं, जो बहुत कम है, मतलब कोई ज़्यादा नहीं आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो चलें अब इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है डिस्क्राइब दी होजकिन साइकिल। तो होजकिन एक साइंटिस्ट था जिसने स्टडी की थी कि किस तरह से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज जो है वो ट्रांसफ़र होता है। तो इस पूरे प्रोसेस में हमारे पास किस तरह से उसकी मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होती हैं, मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट होता है, एक्शन पोटेंशियल इसको कहते हैं, ये सारी स्टडी की थी होजकिन ने। तो इसका ये जो साइकिल है होजकिन साइकिल कहलाता है। तो अब हम लोग साथ साथ इसकी साइकिल को देखेंगे और साथ साथ हम इसके पूरे प्रोसेस को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले की डेफिनेशन चेक कर लेते हैं। The number of sodium channels open at any instant depends on membrane potential as well as on time। ठीक है, कितने टाइम में मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट होता है और इस फेज़ को हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। अब यहाँ पे इस टॉपिक से पहले जितने भी आपके हैंडआउट्स में टॉपिक हैं उसमें क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल क्या है, किस तरह से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज ट्रांसफ़र होता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वो ये है कि जब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन में अपना मैसेज ट्रांसफ़र करता है तो वहाँ पे मेम्ब्रेन ओपन होना होती है और उसमें चैनल्स हम उसको कहते हैं। बाहर की तरफ पॉजिटिव आयन यानी कि सोडियम आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और अंदर की तरफ कैल्शियम आयन पोटाशियम आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो जैसे ही चैनल्स ओपन होते हैं बाहर की तरफ से जो पॉजिटिव हमारे पास सोडियम आयन है वो अंदर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। इस तरह से डीपोलराइजेशन हमारे पास स्टार्ट हो जाती है। पहले जो मेम्ब्रेन थी वो हमारे पास पोलराइज थी क्योंकि बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव आयन से, लेकिन जैसे ही चैनल्स ओपन होंगे सोडियम आयन बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा और इसकी वजह से डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। हमें इसके पूरे प्रोसेस के लिए एटीपी रिक्वायर होती है और ये सारे की सारी साइकिल जो हमारे पास आ जाती है इसको हम होजकिन साइकिल कहते हैं। अब यहाँ से हम डायग्राम से भी इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ से इसने स्टार्ट होना है, ये स्टेप नंबर 1 है, ये स्टेप नंबर 2 है, उसके बाद ये है नंबर 3। ओके, अप्लाइड आउटवर्ड करंट हमारे पास आती है जिसकी वजह से मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन होना स्टार्ट हो जाती है। वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है कि पोलर से वो डीपोलराइज होगी क्योंकि पॉजिटिव आयन जो बाहर ज़्यादा थे अब वो अंदर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर जाएंगे। सोडियम चैनल ओपन होंगे, जितने सोडियम चैनल्स ओपन होंगे उतना ज़्यादा सोडियम जो है बाहर की तरफ से अंदर की तरफ मूव कर जाएगा। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं होजकिन साइकिल और इसको हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। अब चाहे तो आपको जो मैंने एक्सप्लेन किया आप वो भी इसमें सारा राइट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस पूरा पैराग्राफ को भी पढ़ सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ओके जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है डिफाइन न्यूरोमॉड्यूलेशन एंड इट्स इफेक्ट। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि न्यूरोमॉड्यूलेशन क्या है। ये एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें हमारे पास जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो कि सिग्नल्स हैं न्यूरॉन से रिलीज होते हैं वो जाकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ डिफ्यूज़ कर जाते हैं, यानी कि उसके साथ कॉन्टैक्ट कर लेते हैं। और इसमें ये हमारे पास जो क्लासिकल सिनेप्टिक ट्रांसमिशन है ये उसकी कॉन्ट्रास्ट है। क्लासिकल सिनेप्टिक ट्रांसमिशन में हमारे पास क्या होता है कि जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है वो जाके सिर्फ एक पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के साथ कंबाइन करती है, लेकिन न्यूरोमॉड्यूलेशन में क्या होता है कि एक प्री सिनेप्टिक हमारे पास न्यूरॉन जाके एक से ज़्यादा पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के साथ कंबाइन करती है और डायरेक्टली जाकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ कंबाइन कर जाती है। तो न्यूरोमॉड्यूलेशन इस प्रोसेस का नाम है। न्यूरोमॉड्यूलेशन करने के लिए हमारे पास न्यूरोमॉड्यूलेटर्स होते हैं जो इस प्रोसेस को करते हैं। तो बेसिकली वो भी क्या करते हैं कि सेलुलर प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो पूरा का पूरा बिहेवियर जो कि पोस्ट सिनेप्टिक और प्री सिनेप्टिक है उसको चेंज करते हैं।
इफेक्ट्स ऑफ न्यूरोमॉड्यूलेशन हमारे पास आ जाता है। फिनोमिना ऑफ न्यूरोमॉड्यूलेशन प्लेज क्रिटिकल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द कम्प्लेक्स बिहेवियरल पैटर्न्स, जैसे कि जो कम्प्लेक्स बिहेवियरल पैटर्न्स हैं जैसे कि हैप्पीनेस, रिवेंज, रिवॉर्ड, ग्रीड एंड एक्सप्लोरेशन। उसके अलावा ये दूसरे थिंकिंग प्रोसेस में कोग्निशन भी हम सोच समझ को कहते हैं, प्लानिंग, लर्निंग एंड मेमोरी। इसके अलावा इसके कुछ हमारे पास साइड इफेक्ट्स भी हैं जैसे कि मूड स्विंग्स, स्लीप डिस्टर्बेंस, फीलिंग्स ऑफ स्ट्रेस, तो इनको भी ये कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है व्हाट आर फेरामोन्स, आल्सो डिस्क्राइब देयर रोल। तो फेरामोन्स क्या होते हैं? दीज आर बेसिकली द केमिकल मैसेंजर्स जो कि एक स्पीशीज़ के एनिमल इन्वायरमेंट में रिलीज करते हैं और इसको डिटेक्ट करके दूसरे एनिमल्स इसके मैसेज को अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है? इफेक्ट द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशी, कि उसको पता चल जाता है नेक्स्ट पर्सन को कि कौन सा सिग्नल उसको दिया जा रहा है। इफेक्टिव एट रिमार्केबली लो कंसंट्रेशन, जितनी कंसंट्रेशन कम होती है उस पर ज़्यादा ही इसको डिटेक्ट किया जा सकता है। हैव पर्टिकुलर ऑर्डर, कोई ना कोई इसकी स्मेल होती है। डिटेक्टेड बाय दी ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हमारे से स्मेल से रिलेटेड रिसेप्टर्स होते हैं जिसको दूसरे एनिमल स्मेल करके, क्योंकि उसकी कोई ना कोई स्मेल होगी, उसको वो अंडरस्टैंड करेंगे और इस तरह से वो उससे डिटेक्ट कर लेंगे। अब आगे हम पढ़ते हैं रोल्स ऑफ फेरामोन्स। हम वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। यूनाइज मेंबर्स ऑफ स्पीशीज, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बेसिकली एक अपनी ही स्पीशी के दूसरे मेंबर्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए इसको यूज करते हैं। रिप्रोडक्टिव रोल, फेरामोन्स अट्रैक्ट मेंबर्स ऑफ ऑपोजिट सेक्स फॉर ब्रीडिंग, इंड्यूस कोर्टशिप बिहेवियर इन मेंबर्स ऑफ अ स्पीशी। और ये इस चीज़ को ज़्यादा मतलब आप कह सकते हैं कि वो स्पीशी इस तरह से वो स्पीशी के दूसरे एनिमल्स को कहते हैं कि सेम टाइम में ही स्पॉनिंग बिहेवियर किया जाए, यानी कि सेम टाइम्स पे ही एग्स जो है उनको रिलीज़ किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रोडक्शन हो सके। उसके बाद आ जाता है टेरिटोरियल बिहेवियर। मैनी मेल मैमल्स मार्क देयर टेरिटरीज विथ फेरामोन्स, वो एक बाउंड्रीज बना लेते हैं अपने एरिया को ऑक्यूपाई करने के लिए कि ये बाउंड्रीज हमारे एरिया की हैं। इंसेक्ट्स सोशल ऑर्डर, हनी बी की कॉलोनी में डिफरेंट जो हनी बीज होती हैं उनकी रैंक्स होती हैं, उनको ऑर्डर में करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। अलार्म कॉल्स, मेंबर ऑफ सम स्पीशीज प्रोड्यूस फेरामोन्स ऑन गेटिंग इंजर्ड, या उनको किसी किस्म का फियर है तो उससे भी वो उसको रिलीज करके दूसरे को बता देते हैं कि हमें किसी किस्म का खतरा है, डेंजर है। रिपेल प्रीडेटर्स, फेरामोन्स प्रोड्यूस बाय द प्रे में रिपेल प्रीडेटर कि उसको प्रीडेटर को दूर भगाने के लिए किसको इस्तेमाल किया जाता है। इसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है, स्कंक्स प्रोड्यूस फाउल स्मेलिंग मस्क दैट मेक्स दी स्कंक्स अनप्लेटेबल और डिसटेस्टफुल, इससे वो उसको लगता है कि ये अच्छा नहीं है खाने में, जिसकी उसकी स्मेल की वजह से, और इस तरह से वो प्रीडेटर को भगा देता है। तो ये हमारे पास आ गया फेरामोन्स वाला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज हाइपोक्सिया, रिस्पॉन्सेज ऑफ एक्वेटिक एनिमल इन इट। अब हमने इस टॉपिक में सिर्फ एक्वेटिक एनिमल्स को देखा है, लेकिन इससे आपके डिफरेंट एनिमल्स के रिस्पॉन्सेज भी हैं इस टॉपिक में, तो आप चाहें तो इस पूरे को भी कर सकते हैं और या जो पास्ट पेपर में क्वेश्चन है आप उसको भी कर सकते हैं। हाइपोक्सिया क्या होता है? एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे पास बॉडी जो है इज डिप्राइव्ड ऑफ एडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई, उसके पास ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा नहीं होती, इस हम कंडीशन को हाइपोक्सिया कहते हैं। और इस तरह के इन्वायरमेंट को हम हाइपोक्सिक इन्वायरमेंट कहते हैं, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो इक्वेटिक या टेरेस्ट्रियल, जिस तरह का भी इन्वायरमेंट हो। ठीक है, O2 लेवल इन इक्वेटिक इन्वायरमेंट इज़ वेरी मोर फ्रिक्वेंटली, चेंज होता रहता है। तो इसकी वजह से एक्वेटिक एनिमल्स के पास ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो हाइपोक्सिया को फेस करें और उनके पास इसके लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजीज भी होती हैं। रिस्पॉन्सेज ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स टू हाइपोक्सिया, बहुत सारे एनिमल्स क्या करते हैं कि एनारोबिक मेटाबॉलिक पाथवे पे चले जाते हैं जिसमें उनको ज़्यादातर ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा वो एडजस्ट करते हैं अपने रेस्पिरेटरी और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर से ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब कर सकें। जैसे कि अब फिशीज़ हैं तो वो इंक्रीज़ कर लेती हैं गिल्स वेंटिलेशन को, इसके थ्रू भी वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब कर सकती हैं। रैम वेंटिलेटर्स ऐसी फिशेज होती हैं जो कि अपना मुंह खुला रखती हैं स्विम करने के दौरान, तो वो क्या करती है कि जहाँ उन्हें हाइपोक्सिक इन्वायरमेंट मिलता है तो वो ज़्यादा अपने माउथ को वाइडली ओपन कर लेती हैं वाइल स्विमिंग, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर से ऑक्सीजन को ले सके। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज रेटिमेरेबल, मेंशन इट्स फंक्शन इन दी ट्यूना फिश। तो रेटिमेरेबल एक्चुअली एक काउंटर करंट मैकेनिज्म है फॉर हीट एक्सचेंज। तो होता ये है कि इसमें हमारे पास एक हाईली वॉल्व सिस्टम है, जिसमें क्या किया जाता है कि आर्टरी जो जिनके पास वार्म ब्लड होता है, जो कि एक्सट्रीमिटीज़ की तरफ जा रही होती हैं, एक्सट्रीमिटीज़ हमारे पास वो एरिया जैसे गिल्स, ईयर्स, नोज हमारे पास हो गए, तो उसमें वार्म ब्लड होता है और उनको कवर कर लेती हैं वेन्स जिनके पास कोल्ड ब्लड होता है, जो कि वहाँ से ब्लड को वापस लेके आ रही होती हैं। तो जैसे ही वार्म ब्लड और कोल्ड ब्लड आपस में मिलता है, तो यहाँ पे हमारे पास हीट एक्सचेंज होता है और एक बेस्ट वे है यहाँ पे काउंटर करंट हीट एक्सचेंज का। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल उसके लिए रहता है। तो बेसिकली हमारे पास जो रेटिमेरेबल है ये ज़्यादातर होम्योस्टैसिस में काम आती है। उसके अलावा ऐसे एनिमल्स जो कि हेट्रोथर्म्स हैं या होमोथर्म हैं, इनको अपनी हीट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको लॉस से बचाने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। तो फंक्शन हमने सिर्फ इसका ट्यूना फिश में बताना है। तो ट्यूना फिश में क्या होता है कि बहुत सारे रेटिमेरेबल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं और टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए किसमें, ब्रेन में, मसल्स में और आइज में। इसके अलावा स्विम ब्लैडर्स ऑफ सम फिशेस are associated with the retimerables and functioning as carbon dioxide exchangers। वो ना सिर्फ हीट को एक्सचेंज करने में हेल्पफुल हैं, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड को भी एक्सचेंज करने में विद ऑक्सीजन हेल्प करते हैं। तो ये इसका इसमें फंक्शन हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, नोट ऑन फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन ऑफ एक्टोथर्मिक इन हॉट एनवायरनमेंट। कौन कौन सी अडाप्टेशन है वो हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम लोग करने से पहले दो बातें यहाँ पे देख लेते हैं। एक तो ये कि यहाँ पे हमने फिजिकल अडाप्टेशन बतानी है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे हॉट इन्वायरमेंट में, तो मतलब हॉट इन्वायरमेंट में अगर एक्टोथर्म कोई है एनिमल हमारे पास, तो उसने उसको हीट को लूज करना है ताकि वो खुद को कूल डाउन रख सके हॉट इन्वायरमेंट में। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है कि रेडिएट हीट रैपिडली बाय मूविंग अ फ्यूअर वार्मर प्लेसेस, ठीक है, वहाँ से मूव कर जाएगा। पेंटिंग इसमें आ जाती है। बहुत सारे रेप्टाइल्स हैं, इसके अलावा बर्ड्स एंड एनिमल्स हैं जो कि पेंटिंग करते हैं। पेंटिंग एक ऐसा प्रोसेस जो आपने डॉग्स में भी ऑब्जर्व किया होगा कि वो अपनी टंग को बाहर निकालता है और इस तरह से वो हीट से खुद को प्रोटेक्ट करता है। इंक्रीजेस हीट लॉस थ्रू रेस्पिरेटरी इवेपोरेशन, जिसकी वजह से भी कूलिंग कॉज होती है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है कि रेगुलेट हार्ट रेट, उससे और इलिमिनेट हो जाती है हीट। जो ये सिर्फ मेरीन है हमारे पास जो एनिमल्स हैं उसके लिए। गीला मॉन्स्टर क्या करता है कि एक लोएका के ज़रिए वाटर को अंदर लेके जाता है और उसके बाद उसको वेपोरेट करता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम जस्ट लाइक समझ सकते हैं जैसे कि स्वेटिंग होती है, तो वेपोरेशन उस वहाँ पे भी सेम उसी तरीके से हो रही है। तो इस तरह से हॉट इन्वायरमेंट से खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, राइट अ नोट ऑन टाइप्स ऑफ स्टमक्स इन वर्टिब्रेट्स। तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टमक, वन इज मोनोगैस्ट्रिक और अदर वन इज डाइगैस्ट्रिक। मोनोगैस्ट्रिक स्टमक्स आर दोज जो कि आम आपको पता है कि वर्टिब्रेट में नॉर्मली मस्कुलर ट्यूब और सैक की फॉर्म में पाया जाता है, मतलब एक पार्ट की फॉर्म में, जस्ट वन पार्ट पे ये कंसिस्ट करता है, ठीक है। ये कार्निवोर्स में और ओमनिवोर्स में पाया जाता है, यानी कि ह्यूमंस में या इसके अलावा लाइन्स हो गए या जो कार्निवोर्स एनिमल्स हैं उसमें ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन डाइगैस्ट्रिक स्टमक हमारे पास ज़्यादातर रूमिनेंट एनिमल्स में पाया जाता है। रूमिनेंट मैमल्स कौन से मैमल्स होती हैं, जो जुगाली करने वाले, मतलब आप कह सकते हैं ग्रासेस खाने वाले, इस तरह के, जैसे कि डियर हो गया, जिराफ हो गया, शीप, कैटल इसमें आ जाती है। अब इसमें हमारे पास जो स्टमक होता है वो दो पोर्शन में डिवाइड होता है। फर्स्ट डिवीजन में हमारे पास आ जाता है र्यूमन और रेटिकुलम, मतलब ये वाला और ये हमारे पास जो पोर्शन है वो फर्स्ट पार्ट में है। और सेकेंड पार्ट में हमारे पास आ जाता है ओमेसम, ये, और साथ में एबोमेसम, ये वाला, ठीक है। तो ओमेसम और एबोमेसम जो सेकेंडरी हमारे पास पार्ट है उसको हम लोग ट्रू स्टमक भी कहते हैं, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे डाइजेशन का काम होता है। तो हम लोग इसके साथ में फंक्शंस भी पढ़ेंगे। फर्मेंटेशन चैम्बर, जो ह्यूमन इसका चैम्बर है वो फर्मेंटेशन चैम्बर है। इसके अंदर डिफरेंट बैक्टीरिया, प्रोटोजोआन होते हैं जो कि डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेस्टिव ब्रेकडाउन करते हैं किसकी, कार्बोहाइड्रेट्स की फर्मेंटेशन करते हैं, ठीक है। ओमेसम वहाँ से उसके बाद ओमेसम हमारे पास आ जाता है। ह्यूमन के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चैम्बर है वो ओमेसम है। यहाँ पे भी बेसिकली ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और वो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स को दोबारा से डाइजेस्ट करते हैं। ओमेसम से हमारे पास जो फूड है वो एबोमेसम में चला जाता है, और यहाँ पे नॉन रूमिनेंट एनिमल्स के स्टमक में जो जुगाली करने वाले नहीं है वहाँ से एंजाइम्स रिलीज होंगे और वहाँ से ही उनके पास उसका डाइजेशन होगी। स्टमक और बर्ड से हमारे पास टू चैम्बर होता है, एक
हाईली मस्कुलर ग्राइंडिंग चैम्बर जो कि गिजर्ड है, सबसे पहले हमारे पास गिजर्ड आ जाता है, और मस्कुलर स्टमक और वेंटिकुलर क्लस भी इसको हम बोलते हैं। आल्सो कंटेन स्वैलोड सैंड पीबल्स जो कि हार्ड किस्म के ग्रेन्स जिसके ऊपर ये बर्ड्स फीड करते हैं, उसको गिजर्ड में चॉप किया जाता है। दी सेक्रेटरी टू स्टमक आर कॉल्ड दी प्रोवेंटिकुलस। एक हमारे पास गिजर्ड है, वेंट्रिकुलस, और एक प्रोवेंटिकुलस है जो कि सम स्पीशीज में इंसेक्ट्स और डीकैपोड क्रस्टेशियंस एंड आल्सो वेरिएशन ऑफ दिस पैटर्न। इस तरह के एनिमल्स में पाया जाता है जो कि इस वेरिएशन इन दिस पैटर्न का मतलब क्या है कि इसी तरह का होगा गिजर्ड का, थोड़ी सी उसमें वेरिएशन हमारे पास नजर आएगी। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टमक और उसका आगे से फंक्शन आ गया। ओके जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन दी डाइजेशन इन हाइंडगट, सीकम एंड क्लोन। हाइंडगट लार्ज इंटेस्टाइन का पोर्शन है। हाइंडगट का हमारे पास का क्या होती है कि लार्ज इंटेस्टाइन विच इज कंप्राइजेज ऑफ 3 पोर्शन पे ये कंसिस्ट करती है, क्लोन, सीकम एंड रेक्टम। क्लोन इसका फर्स्ट पोर्शन होगा, फिर सीकम आएगी और फिर उसके बाद रेक्टम का पोर्शन आ जाएगा। जंक्शन होता है यहाँ पे जिसको इलियम स्फिंक्टर कहते हैं। आप यहाँ पे डायग्राम में देखें जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन के साथ कनेक्ट करता है। ये बेसिकली एक ओपनिंग होती है जिसकी वजह से यहाँ से फूड लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रैवल कर जाता है। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि हमेशा ये कॉन्टीन्यूसली प्रोसेस नहीं होगा जिसमें इससे फूड लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा, बल्कि वक्फे वक्फे से डिफरेंट टाइम इंटरवल्स में ये फूड ट्रैवल करेगा। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है सीकम। सीकम हमारे पास एक पोर्शन है जो कि टी, यहाँ पे अगर आप इसको देखेंगे तो ये टी बनता आपको यहाँ पे नजर आएगा। ये यहाँ पे सीकम का पोर्शन है, यहाँ से फूड जो है वो सीकम में आ जाएगी। और ये ब्लाइंड सैक होती है। ब्लाइंड सैक का मतलब ये है कि हमें इसकी ओपनिंग का नहीं पता कि लास्ट ये कहाँ पे ओपन होती है। उसके बाद ये कि फंक्शन इन नॉन डोमिनेंट हर्बीवोर्स मैमल में करती है। वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि प्लांट्स के रिलेटेड जो पार्ट्स हैं उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये स्टमक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर यहाँ पे नॉन डोमिनेंट के लिए सीकम है, उसके बाद हमारे पास क्लोन का पोर्शन है, फिर हमारे पास रेक्टम आएगा। तो ह्यूमन में हमारे पास जो सीकम होती है उसके साथ अपेंडिक्स होती है अटैच जो कि 9 सेंटीमीटर लॉन्ग है। उसके बाद ये लिखा हुआ है कि अपेंडिक्स का कोई रोल भी डाइजेशन में नहीं प्रेजेंट है। उसके बाद क्लोन आ जाता है। क्लोन हमारी बॉडी में 4 पार्ट्स में है। एक है असेंडिंग जो ऊपर जा रही है, ट्रांसवर्स है, डिसेंडिंग है, उसके बाद सिग्मोइड है। तो ये चारों क्लोन्स का आपने पार्ट के नाम लिख देने हैं। यहाँ पे आयंस और वाटर की अब्जॉर्प्शन होती है। उसके बाद आपने बताना है कि सीकम के बाद कोलोन से नीचे रेक्टम में जाते हुए फूड ऑलमोस्ट 12 to 24 आवर्स लेता है। उसके बाद रेक्टम में जाता है फूड और वहाँ से एनएस से रिलीज हो जाता है या एक्सक्रीट हो जाता है, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स जो होते हैं। तो इसको आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन दी नाइट्रोजन वेस्ट। मेजर नाइट्रोजन वेस्ट जो बॉडी में है उनके बारे में हमने लिखना है। तो ये बाय प्रोडक्ट्स होते हैं अमाइनो एसिड के जो कि मेटाबॉलिज्म के थ्रू मिलते हैं। अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है। तो इसके बारे में हम 1 by 1 पढ़ेंगे। अमोनिया है, अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक एंड नीड्स टू बी इमीडिएटली एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी। इट रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। जितना ज़्यादा टॉक्सिक कोई भी हमारे पास बाय प्रोडक्ट होगा नाइट्रोजन का, उतना ज़्यादा उसके लिए वाटर रिक्वायर होगा। तो आपने साथ साथ इसके वाटर की रिक्वायरमेंट देख लेनी है। 0.5 लीटर इसको वाटर चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यूरिया। टेरेस्ट्रियल एनिमल कन्वर्ट अमोनिया इनटू यूरिया और यूरिक एसिड में कन्वर्ट करके फिर उसको एक्सक्रीट करते हैं। डायरेक्टली अमोनिया को एक्सक्रीट वो नहीं कर पाते। इसके लिए इट रिक्वायर्स ओनली 0.05, ये 0.5 है, ये 0.05 वाटर है टू एक्सक्रीट 1 ग्राम ऑफ यूरिया। तो इसको आपने ओनली 10% एज कम्पेयर टू अमोनिया, उसने उसको एक्सप्लेन भी कर दिया। उसके लिए हमें ATP की ज़रूरत भी होगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूरिक एसिड। एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड रिक्वायर्स इवन लेस वाटर। सबसे कम इसके लिए हमें वाटर चाहिए 0.001 लीटर 1 ग्राम यूरिक एसिड को रिलीज करने के लिए। तो इसमें ज़्यादा आपने देखना है कि कौन से वाले हमारे पास जो वेस्ट बाय प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए कितना वाटर रिक्वायर है। एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स में आपने ये बता देना है कि डिफरेंट जो एनिमल्स हैं उन्होंने डिफरेंट अडाप्टेशंस की हुई हैं ताकि वो अपनी बॉडी में से अमोनिया या नाइट्रोजन के बाय प्रोडक्ट्स को रिलीज कर सकें। इन जनरल वाटर अवेलेबिलिटी एंड हैबिटेट डिटरमिन द नेचर एंड पैटर्न ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट एक्सक्रीशन। कितना वाटर आपके पास प्रेजेंट है, जैसे एक्वेटिक एनिमल्स के पास ज़्यादा है तो उनके पास उस तरह की अडाप्टेशन होगी और टेरेस्ट्रियल के पास उसके अकॉर्डिंग। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मोस्टैटिक रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस किस तरह से बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, बेसिकली हमने उसके बारे में इस टॉपिक में पढ़ना है।
तो इसको समझाने से पहले मैं आपको एक नॉर्मल जो थर्मोस्टैटिक कंट्रोल सिस्टम होता है उसके बारे में मैं बता देती हूँ कि नॉर्मली एक आप कह लें कि इंस्ट्रूमेंट है या एक मशीन के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है। जैसे ही इसको एक सेंसर इसमें मौजूद होता है, वो सेंसर डिटेक्ट करता है कि जो सामने वाला टेम्परेचर है अगर तो वो बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो फ़ौरन से ये उसके टेम्परेचर को रेगुलेट करके उसको कूल डाउन कर देगा। और अगर उस सेंसर डिटेक्ट कर लेता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो गया है, तो उसी तरह से उसके पूरी इंस्ट्रूमेंट के टेम्परेचर को वो या बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देगा। तो उसी तरह से हाइपोथैलेमस भी काम करता है, ये ब्रेन का पोर्शन है। जैसे ही इसको पता चलता है कि बॉडी का टेम्परेचर हाई है, तो ऐसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवाता है कि जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर लो हो सके। और अगर बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो गया, ऐसी एक्टिविटीज़ होंगी जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर हाई हो सके। तो बेसिकली इसका काम क्या है कि टेम्परेचर को रेगुलेट करना। अब ये किन में काम करता है? एंडोथर्म्स में काम करता है। एंडोथर्म्स हमारे पास कौन से एनिमल्स होते हैं जो कि अपनी बॉडी का टेम्परेचर बॉडी की एक्टिविटीज़ के थ्रू ही रेगुलेट कर पाते हैं। तो हम इसको पढ़ लेते हैं। दिस एनालॉगी स्पेशली एप्लीकेबल टू द एंडोथर्मिक हीट प्रोडक्शन एंड कंट्रोल इन द जोन ऑफ द मेटाबॉलिक रेगुलेशन। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के थ्रू ही उसको रेगुलेट किया जाता है। द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, इसको टीबी जहाँ भी यूज़ हो रहा है आपने इसको बॉडी टेम्परेचर की तौर पे लेना है। प्रिंसिपल ऑफ नेगेटिव फीडबैक, मतलब उसको जो मैसेज मिल रहा है उसने उसके ऑपोजिट काम करना है। उसको अगर हीट का मैसेज मिल रहा है तो उसने कूल का काम करना है, कूल का मैसेज मिल रहा है तो उसने हीट का काम करना है, इसलिए हम इसको नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। उसके बाद आ जाता है कि किस तरह से डिफरेंट हाइपोथैलेमस को मैसेज मिलने पे वो किस तरह से डिफरेंट काम करता है। टेम्परेचर सेंसर्स इन बॉडी, mammalian body temperature can vary widely between the periphery and the body core. body core center of the मतलब बॉडी का पार्ट है, और पेरिफेरी रीजन जैसे कि लेग्स हो गए, ये हमारे आर्म्स हैं जो कि इससे दूर होते हैं कोर से। तो जो पेरिफेरी रीजन होते हैं वहाँ पे ज़्यादा जल्दी हमारे पास इफेक्ट होता है, चाहे वो टेम्परेचर के ज़्यादा होने या कम होने का हो। तो वहाँ से सिग्नल्स हमारे पास आएंगे कहाँ पे? ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में। यहाँ पे साइट्स होती हैं, इन साइट्स की मदद से ही हमारे पास सेंटर्स ऑफ द ब्रेन में जहाँ पे ये हाइपोथैलेमस है वहाँ पे मैसेज जाएगा और हाइपोथैलेमस इसके अकॉर्डिंग काम करेगा। हाइपोथैलेमस एज मैमेलियन थर्मोस्टेट, और ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ये किस तरह से काम करता है। और मैमेलियन हाइपोथैलेमिक थर्मोस्टेट हाईली सेंसिटिव टू द टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। कूलिंग द हाइपोथैलेमस प्रोड्यूसेस एन इंक्रीज इन मेटाबॉलिक रेट, इंक्रीज करेगा जिसकी वजह से टेम्परेचर राइज करेगा। वेयर एज हीटिंग of the hypothalamus evokes panting and drop in the body temperature, उसको कम कर देगा। टेम्परेचर सेंसिटिव न्यूरॉन्स ऑफ हाइपोथैलेमस, टेम्परेचर सेंसिटिव न्यूरॉन्स प्रेजेंट होती है हाइपोथैलेमस में। दीज न्यूरॉन्स एक्टिव हीट डिसिपेट रिस्पॉन्सेज सच एज वेजोडाइलेशन और स्वेटिंग से हीट को कम करती हैं। और ऑन दी अदर हैंड जब इनको इंक्रीज करने का कहा जाता है तो कौन कौन से मैकेनिज्म्स होते हैं? हीट प्रोड्यूसिंग रिस्पॉन्सेज जिसमें शिवरिंग है, नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस आ जाती है, ब्राउन फैट मेटाबॉलिज्म इसमें आ जाता है। तो इस तरह से हाइपोथैलेमस हीट को रेगुलेट करने में काम करता है। ओके, सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। इसमें हमने सबसे पहले टॉर्पर को एक्सप्लेन करना है। स्मॉल एंडोथर्म्स कैन नॉट मेंटेन देयर हाई रेट्स ऑफ मेटाबॉलिक रेट्स व्हेन दे आर नॉट फीडिंग ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी। जैसे ही उनको लगता है कि उनको खाना मिलना बंद हो गया है और ऐसा कोई पीरियड है जिसमें उनकी एक्टिविटी नहीं है, तो इस दौरान क्या करते हैं कि वो अपने मेटाबॉलिक रेट को डिक्रीज कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो बॉडी की हीट है वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती है और बहुत देर तक वो सर्वाइव कर लेते हैं। दिस इज जनरली एडवांटेजेस to allow body temperature to decrease during period of non-feeding and inactivity. उसके बाद आ जाता है हमारे पास हाइबरनेशन ड्यूरिंग द विंटर। एंडोथर्म्स क्या करते हैं कि खुद को हाइबरनेट कर लेते हैं फॉर मंथ्स और वीक्स, और इस दौरान उनका मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर जाता है, बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, हार्ट और ब्रीदिंग एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, रेट बहुत ज़्यादा इसका कम हो जाता है। आपने ये डिफरेंट रेप्टाइल्स एम्फीबियंस में देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है विंटर स्लीप। विंटर स्लीप भी ड्यूरिंग विंटर ही होती है, लेकिन इसमें बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल ही रहता है, जिसकी वजह से जो एनिमल है वो क्विकली दे कैन वेक अप। इस वजह से हाइबरनेशन और विंटर स्लीप एक दूसरे से डिफरेंट है कि हाइबरनेशन में एनिमल्स क्विकली एक्टिव नहीं हो सकते, ठीक है, लेकिन विंटर स्लीप में जब वो चाहें तो वो उठ जाते हैं, ठीक है। इस तरह से एक दूसरे से फ़र्क है, अदरवाइज दोनों ही विंटर में होती है, इस लिहाज से ये सिमिलर हैं।
और इसमें बॉडी टेम्परेचर डू नॉट ड्रॉप सब्सटेंशियली, बहुत ज़्यादा कम नहीं हो जाता। एस्टिवेशन क्या है? एस्टिवेशन इज अ पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी इन सम एनिमल्स टू विथस्टैंड एक्सटेंड हॉट एंड ड्राई पीरियड। जैसे ही ड्राई पीरियड स्टार्ट होता है, खुद को बरोज में बंद कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो ना तो खाते हैं उसमें ना ही पीते हैं, और उनकी भी मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है। इस तरह से वो सर्वाइव कर लेते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ओके जी, तो लास्ट 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द एनाटॉमी ऑफ नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन्स हमें पता है कि नेफ्रॉन्स आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ द मेमेलियन किडनी, और इसकी नंबर वेरी करते हैं। अगर एक लोअर वर्टिब्रेट है तो उसमें सेवरल हंड्रेड्स होंगे, ठीक है, द थाउजेंड्स स्मॉल मैमल्स में, और मिलियंस टू और मोर इन ह्यूमंस और लार्ज स्पीशीज में ये पाए जाते हैं। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है एक रीनल कार्पसल पे कंसिस्ट करता है और रीनल टिब्यूल, दो इसके मेन पार्ट्स हैं। ये दोनों आगे जाकर फर्दर डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होंगे, ये भी और ये भी। तो सबसे पहले हमने रीनल कार्पसल को देखना है। रीनल कार्पसल एक्सपेंडेड पार्ट है जो कि रीनल टिब्यूल की क्लोज एंड, जहाँ पे रीनल टिब्यूल खत्म हो रही है वहाँ से एक पार्ट एक्सपैंड कर जाता है, उसको हम कहते हैं रीनल कार्पसल। तो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसकी डायग्राम देखेंगे। इट इज़ कंप्राइज्ड ऑफ नेटवर्क ऑफ द कैपिलरीज, जो कि हम ग्लोमेरुलस को बोलते हैं। ग्लोमेरुलस यूरिन की प्रोडक्शन में, फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन में इन्वॉल्व होता है। तो ग्लोमेरुलस इज सराउंडेड बाय अ थिन डबल वॉल्ड कप शेप स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं बाउमेन कैप्सूल। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रीनल टिब्यूल वाला पोर्शन। रीनल टिब्यूल ये आगे से 1 सेल थिक होती है टिब्यूल, और आगे से डिवाइड होती है प्रॉक्सिमल कन्व्यूलेटेड टिब्यूल में, लूप ऑफ फैनले में, और डिस्टल कन्व्यूलेटेड टिब्यूल में। प्रॉक्सिमल हमारे पास कौन सा पोर्शन है? फर्स्ट पोर्शन ऑफ द टिब्यूल इज कॉल्ड एज द प्रॉक्सिमल पोर्शन, यहाँ पे ये वाला, ठीक है। उसके बाद है इसके बाद आगे जाकर ये रीनल पेल्विस इनटू द मेड्यूला फॉर्मिंग अ शार्प लूप कॉल्ड द लूप ऑफ हैनले में। और लूप ऑफ हैनले के दो लिम्ब है, एक डिसेंडिंग है एक असेंडिंग है। जो ऊपर की तरफ लेके जा रहा है लिम्ब वो असेंडिंग है, और जो नीचे की तरफ इसको लेके आ रहा है आफ्टर डिस्टल कन्व्यूलेटेड टिब्यूल, इसकी तरफ लेकर आएगा वापस, इसको हम कहेंगे डिसेंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी कंप्लीट हो चुकी है एनाटॉमी। आपने ये सारे पार्ट्स के नेम इसमें लर्न करने हैं। बेसिकली इसमें डिफरेंट पार्ट्स के नेम ही लर्न करने का काम है, तो वो आपको एक्सप्लेन करना बाद में खुद से आ जाएगा। और अब हम स्टार्ट करते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चंस। ओके, सो फर्स्ट हमारा 3 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन लेमिनर एंड टर्बुलेंट फ्लो। तो इसमें हमारे पास लेमिनर फ्लो होता है जो कि स्ट्रीम लाइट या कॉन्टिन्यूस फ्लो होता है। इसकी डायग्राम आप देख लें पहले, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये लेमिनर फ्लो है जिसमें आप एक तरह की लेयर सब देखेंगे, और ये टर्बुलेंट फ्लो है, ठीक है। और अब हम इसको पढ़ते हैं। द वेलोसिटी हर जगह पे इसकी एक तरह की रहती है, और जहाँ पे वेलोसिटी में आपस में डिफरेंस नज़र आएगा वहाँ पे आपको फ्लो में लेयर्स बनती हुई नज़र आएंगी, ठीक है। फ्लो 0 होता है वॉल्स के साथ, और मैक्सिमम कहाँ पे? सेंटर में, ठीक है। अब प्रेशर डिफरेंस सप्लाइज द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्लाइड एडजस्टेंट लेयर के ऊपर स्लाइड करने में हेल्प करता है। क्या? जब प्रेशर का डिफरेंस आता है। टर्बुलेंट फ्लो है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है, एक स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं होता ये। इट रिक्वायर हाई एनर्जी टू मूव ब्लड थ्रू दी वेसल्स। टर्बुलेंस आल्सो हैपन इफ द स्मूथनेस इज रिड्यूस्ड बाय एनी ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि कोई हर्डल आ गई है रास्ते में, तो इसकी वजह से भी टर्बुलेंस फ्लो हो सकता है। यानी कि रास्ते में कोई ब्लॉकेज आ गया तो उसकी वजह से भी हमें ये नजर आता है। बिल्डिंग अप ऑफ दी फैटी डिपॉजिट्स ऑन आर्टेरियल वॉल्स में फैट डिपॉजिट होने की वजह से भी जो फ्लो है वो टर्बुलेंट हो जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव ऑफ इथोलॉजी। इथोलॉजी हमारे पास क्या है? दिस साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स बिहेवियर इन नेचुरल इन्वायरमेंट, इसको हम कहते हैं इथोलॉजी। और इसके ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास क्या है? स्टिमुलाई द एलिसिड बिहेवियर, उसको अंडरस्टैंड करना, ठीक है। फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करना, एनिमल्स एक्सपीरियंसेस दैट इन्फ्लुएंस बिहेवियर, कुछ ऐसे एक्सपीरियंस जिसकी वजह से उनका बिहेवियर इन्फ्लुएंस करता हो। रोल ऑफ द बिहेवियर इन सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन में क्या रोल है इसका? इन सारी चीज़ों की स्टडी और करने की वजह से हम लोगों ने इथोलॉजी को पढ़ना पड़ता है। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ बिहेवियर, ये हमने इसमें पढ़ना होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 4 accessory glands of alimentary canal. Accessory glands secrete digestive juice through the ducts. These accessory glands of the mammalian digestive system कौन कौन से हमारे पास हैं? 3 pairs of salivary glands हैं, gastric glands हैं, pancreas से रिलीज होते हैं जो कि
लीवर से और गॉल ब्लैडर से रिलीज होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑर्निथाइन साइकिल, यूरिया साइकिल। ये यूरिया की प्रोडक्शन की सबसे पहले के लिए हमें ऑर्निथाइन में कन्वर्ट करना पड़ता है अमोनिया को, तो उसके लिए एक साइकिल है हमारे पास, यूज्ड बाय ऑल वर्टिब्रेट एक्सेप्ट टीलोस्ट फिशेस। टीलोस फिशेस में ऐसा नहीं होता। सिंथेसिस यूरिया प्राइमरी इन द लिवर, टीलोस फिशेस यूरिया को सबसे पहले करती हैं और हमारी बॉडी में ऐसा नहीं होता। हमारी बॉडी में क्या होता है कि हमने उसको कन्वर्ट करना होता है टू अमोनिया, और एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल इसमें सबसे पहले होता है जो कि ऑरेंथाइन को बनाता है टू फॉर्म एडेड टू ऑरेंथाइन टू फॉर्म ऑर्जिनिन, ऑर्जिनिन को बनाता है ऑरेंथाइन से। इंजाइम और ओरिजिनेस क्लीव्स द ऑरिजिनिन, इसको उसके बाद क्लीव करता है और यहाँ से मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया जनरेट होते हैं। इसको हम कहते हैं कि ये ऑरेंथाइन साइकिल है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फैक्टर्स इफेक्टिंग सिस्टम ऑफ वेस्क्यूलर रेजिस्टेंस। वेस्क्यूलर रेजिस्टेंस वेसल्स की किस किस फैक्टर्स से वजह से इफेक्ट होती है वो हमने पढ़ना है। इलास्टिसिटी वेसल्स की, डायमीटर, उसके बाद आ जाता है इसमें अगर उसका जो वेसल का डायमीटर डिक्रीज कर जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, अगर वो वेसल का डायमीटर इंक्रीज कर जाएगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। तो ये इसमें एक्सप्लेन हो चुका है। हमने अब बताना है कि यूज़ ऑफ क्रॉप बेसिकली एक ऐसा आप कह लें कि ऑर्गन है जहाँ पे फूड को स्टोर किया जाता है विदाउट डाइजेशन। तो ये आपका MCQ भी आ सकता है कि कौन सा पार्ट है जहाँ पे फूड को स्टोर किया जाता है विदाउट डाइजेशन। आपने देखा होगा कि बहुत सारे एनिमल्स ऐसा करते हैं कि जब उनको फूड मिलता है तो वो उसको फौरी तौर पे बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, ठीक है, वो इंजेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद वो दोबारा क्रॉप से लेकर आते हैं फूड को अपने माउथ में और वहाँ पे उसको चर्निंग के प्रोसेस में लेके जाते हैं, उसको चबाते हैं। तो इस तरह से क्रॉप में वो फूड उतनी देर तक स्टोर रहता है। इसकी एग्जांपल है फूड स्टोरेज विदाउट डाइजेशन, फर्मेंटिंग द फूड, प्रिपेयर फूड फॉर नेस्लिंग। तो ये इसकी आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है द नेम 3 वेजोडाइलेटर्स इन द बॉडी। वेजोडाइलेटर्स कौन कौन से हमारी बॉडी में। हिस्टामाइन रिलीज्ड फ्रॉम द कनेक्टिव टिश्यू एंड वाइट ब्लड सेल्स इन इंजर्ड टिश्यूज कॉजेज द वेजोडाइलेशन, यानी कि वेसल्स की एक्सपैंड हो जाना वेजोडाइलेशन कहलाता है, ठीक है। इसमें हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड आ जाता है, सर्व एज अ मेजर इंड्यूसर ऑफ वेजोडाइलेशन इन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम and also cause relaxation of vascular smooth muscle and acts as vasodilator। सबसे पहले हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड है, इसके बाद लैक्टिक एसिड हमारे पास आ जाता है, और उसके बाद राइजिंग कंसंट्रेशन ऑफ पोटाशियम एंड H आइंस इन दी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। बेसिकली हम लोगों ने 3 लिखनी है तो आपको इससे भी 3 इसमें लिख सकते हैं। राइट द नेम ऑफ लोकल वेजोकंस्ट्रिक्टर, जो कि वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देता है, तंग कर देता है। वो पोस्टर ग्लैंड एंड थ्रोम्बोक्सिन्स रिलीज बाय एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स एंड वाइट ब्लड सेल्स। एंडोथाइलिन इसमें इन्वॉल्व होता है। उसके बाद नेक्स्ट है दी राइट डाउन द कंपोजिशन ऑफ द बाइल। बाइल जूस जो स्टमक से रिलीज होता है आपने इसकी कंपोजिशन लिखनी है। वर्टिब्रेट लिवर secretes bile. Bile doesn't contain any digestive enzyme. Bile में कोई digestive enzyme नहीं होता. It contains many salt. Bile salts are essential for the digestion of the fat. कंपोजिशन इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 50% चांस है कि आपको ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये पहले भी हमारा जो BT का एक सब्जेक्ट था उसमें ये आया था क्वेश्चन, और इस दफ़ा दोबारा ये जू में इंक्लूड कर दिया गया। इन ऑर्गेनिक सॉल्ट ऑफ द बाइल मैन्युफैक्चर्ड इन द लिवर फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल एंड अमाइनो एसिड कम्प्लेक्स विद सोडियम। बाइल पिगमेंट्स होते हैं जिसको हम बाइल वर्डिन कहते हैं, बाइलरुबिन कहते हैं, और ये प्रोडक्ट्स ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ द हीमोग्लोबिन कमिंग फ्रॉम द रप्चर ऑफ द रेड ब्लड सेल्स भी इसमें आ जाते हैं। तो उसके बाद इसमें वाटर है, कोलेस्ट्रॉल है, लेसिथिन है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं, ऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं। तो ये इसकी कंपोजिशन हमारे पास आ जाती है। इसके साथ ही ये वीडियो कंप्लीट हो गई है। अगर आप ये लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेते हैं और ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन, तो इसमें से आपके जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे वो तो ऑटोमेटिकली आपके अटैम्प्ट हो जाएंगे। तो गुड लक फॉर द एग्जाम्स। और इसके साथ ये वीडियो का एंड हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।